फिनग्रो इनसाइट्स के एक और एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जहां आज हम स्टॉक मार्केट पे चर्चा करेंगे। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि ये शेयर बाजार की बातें बहुत जटिल है? जैसे किसी दूसरी दुनिया की भाषा हो। हाँ, अक्सर लोगों को ऐसा ही लगता है। लेकिन क्या होगा अगर हम कहें कि इसके सारे राज हमारे रोजमर्रा के सब्जी मंडी या बाजार में ही छिपे हैं? बिल्कुल, ये एक बेहतरीन नजरिया है। अक्सर हम इसे बहुत मुश्किल मान लेते हैं, जबकि इसके जो मूल सिद्धांत हैं, वो वही हैं जो हम बचपन से देखते आए हैं। तो आज हम इन्हीं सरल उदाहरणों से स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे एक कहानी के जरिए। हाँ, और देखेंगे कि ये कितना आसान हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे बुनियादी सिद्धांत से शुरू करते हैं, मांग और आपूर्ति। सप्लाई एंड डिमांड। हाँ, हम सब जानते हैं कि जब बाजार में मान लीजिए टमाटर की भरमार हो जाती है, तो दाम गिर जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन बात सिर्फ इतनी सीधी भी नहीं है। दाम सिर्फ टमाटर की मौजूदगी से तय नहीं होते, बल्कि इस खबर से भी तय होते हैं कि अरे अगले हफ्ते और भी ट्रक आने वाले हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। तो स्टॉक मार्केट में सूचना का ये जो प्रवाह है, ये इस खेल को कैसे और पेचीदा बना देता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में मांग और आपूर्ति सिर्फ मौजूदा चीजों पर नहीं, बल्कि भविष्य की उम्मीदों पर चलती है। हाँ, मान लीजिए किसी कंपनी के अच्छे तिमाही नतीजों की उम्मीद है, तो ये जो उम्मीद है ना, यही शेयर की मांग को नतीजों के आने से पहले ही बढ़ाना शुरू कर देती है। हाँ, हाँ, इसे ही प्राइसिंग इन द इंफॉर्मेशन कहते हैं शायद। बिल्कुल, यानी वो जो कहावत है, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, वो यहीं से आती है। ठीक यही होता है। जब खबर असल में आती है, तब तक तो कीमत पर उसका असर हो चुका होता है। और इसका उल्टा भी सच होगा। उतना ही सच, अगर किसी कंपनी को लेकर कोई बुरी अफवाह फैल जाए, तो लोग असल खबर का इंतजार किए बिना ही बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे आपूर्ति का दबाव बढ़ जाता है। हाँ, तो यहाँ मांग और आपूर्ति सिर्फ एक नंबर का खेल नहीं है, ये धारणा और मनोविज्ञान का खेल बन जाता है। सही बात है। एक अच्छी कंपनी का शेयर भी सिर्फ एक नकारात्मक माहौल की वजह से गिर सकता है, भले ही उसके फंडामेंटल्स में कोई बदलाव ना आया हो। तो ठीक है, मांग आपूर्ति से ये तो तय हो गया कि कीमत किस दिशा में जाएगी। हम्म, लेकिन असल में सौदा किस कीमत पर होता है? हाँ, यहाँ खरीदार और विक्रेता के बीच की खींचतान शुरू होती है। सही। अगर मुझे समोसा खरीदना है, हाँ, तो मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो दुकानदार की बताई कीमत पर तुरंत ले लो, जो उसने कहा 10 रुपए, तो 10 रुपए में। हाँ, या फिर अपनी एक कीमत बताकर इंतजार करूं कि भाई 8 में दोगे तो लूंगा। ये एक बेहतरीन उदाहरण है मार्केट और लिमिट ऑर्डर को समझने का। अच्छा, हाँ, जब आप तुरंत मौजूदा कीमत पे 10 रुपए पर समोसा खरीद लेते हैं, तो ये मार्केट ऑर्डर कहलाता है। आपको बस वो चीज चाहिए अभी। तुरंत। लेकिन जब आप अपनी कीमत तय करते हैं 8 रुपए और इंतजार करते हैं, तो ये लिमिट ऑर्डर है। आपका सौदा तभी होगा जब कीमत आपकी तय की हुई सीमा पर या उससे नीचे आएगी। और इसमें मौका हाथ से निकलने का भी तो खतरा है। बिल्कुल, हो सकता है समोसे वाला माने ही नहीं और आपके देखते देखते सारे समोसे बिक जाए। सही। और क्या कोई खास तरह के ऑर्डर भी होते हैं, जैसे अगर बाजार बंद होने के बाद कुछ खरीदना हो? हाँ बिल्कुल, एक होता है GTT, मतलब गुड टिल ट्रिगर्ड ऑर्डर। ये क्या होता है? ये ऐसा है जैसे आप सब्जी वाले को बोल दें, भाई जिस दिन भी प्याज 20 रुपए किलो हो जाए, मेरे लिए खरीद लेना, भले अगले हफ्ते क्यों ना हो। अच्छा, मतलब ये ऑर्डर तब तक सिस्टम में रहता है जब तक मेरी कीमत नहीं आ जाती। एकदम सही। और दूसरा है AMO, यानी आफ्टर मार्केट ऑर्डर। मतलब बाजार बंद होने के बाद। हाँ, ये आपको बाजार बंद होने के बाद अगले दिन के लिए अपना ऑर्डर लगाने की सुविधा देता है, जो बाजार खुलते ही पूरा हो जाता है। ठीक है, अब उस मंडी की हलचल पर वापस आते हैं। एक तरफ आम बेचने वाला है जो कम से कम 15 रुपए मांग रहा है, और दूसरी तरफ खरीदार है जो ज्यादा से ज्यादा 13 रुपए देने को तैयार है। ये जो 2 रुपए का अंतर है, इसे बिड आस्क स्प्रेड कहते हैं। क्या ये सिर्फ मोलभाव है, या ये हमें बाजार की सेहत के बारे में कुछ गहरा संकेत देता है? ये सिर्फ मोलभाव नहीं है, ये बाजार की, यूं कहिए, दक्षता और तरलता का सबसे बड़ा पैमाना है। तरलता मतलब लिक्विडिटी। हाँ, बिड खरीदार की सबसे ऊंची बोली है और आस्क विक्रेता की सबसे कम मांग। इनके बीच का जो अंतर है, यानी स्प्रेड, वो दरअसल उस सौदे को तुरंत पूरा करने की लागत है। अच्छा। जिन शेयरों में बहुत ज्यादा खरीद बिक्री होती है, जैसे बड़ी लोकप्रिय कंपनियों के शेयर, वहां ये अंतर कुछ पैसों का होता है। इसका मतलब है कि बाजार में बहुत लिक्विडिटी है, खरीदना बेचना आसान है। तो क्या ये स्प्रेड सिर्फ लिक्विडिटी का ही संकेत है, या ये किसी स्टॉक से जुड़े जोखिम को भी दिखाता है? क्योंकि मैंने देखा है छोटी कंपनियों के शेयरों में ये स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है। आपने सही पकड़ा,
एक बड़ा स्प्रेड सिर्फ कम लिक्विडिटी का नहीं, बल्कि ज्यादा अनिश्चितता और जोखिम का भी संकेत है। कैसे? इसका मतलब है कि खरीदार और विक्रेता उस शेयर की सही कीमत को लेकर एकमत नहीं है। उनमें बहुत फर्क है। तो एक आम निवेशक के लिए ये जानना जरूरी है कि बड़ा स्प्रेड उनकी लेन देन की लागत को बढ़ाता है। और इसी से जुड़ा है वॉल्यूम, यानी मंडी में मौजूद भीड़। मैं एक दिलचस्प विश्लेषण पढ़ रहा था कि वॉल्यूम सिर्फ एक संख्या नहीं है, नहीं, बल्कि वो कीमत के पीछे के विश्वास का स्तर बताता है। अगर किसी शेयर की कीमत 10% बढ़ती है लेकिन बहुत कम वॉल्यूम के साथ, तो ये उतना मजबूत संकेत नहीं है। बिल्कुल। कम वॉल्यूम पर कीमत में आया बड़ा बदलाव भ्रामक हो सकता है। सिर्फ एक बड़े सौदे ने कीमत को हिला दिया हो। अच्छा। लेकिन अगर कीमत में वही 10% की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ होती है, तो इसका मतलब है कि हजारों निवेशक उस नई कीमत पर सहमत हो रहे हैं। मतलब वो उस ट्रेंड की पुष्टि करता है। बिल्कुल। इसीलिए तकनीकी विश्लेषक कीमत के साथ साथ हमेशा वॉल्यूम पर भी नजर रखते हैं। दोनों को साथ में देखा जाता है। सही बात है। लेकिन जब बाजार में भावनाएं हावी हो जाती हैं, तो यही वॉल्यूम और कीमत का खेल बहुत खतरनाक रूप ले लेता है, जिसे हम अस्थिरता या वोलैटिलिटी कहते हैं। अस्थिरता बाजार का एक तरह से स्वाभाविक चरित्र है, लेकिन जब ये हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो घबराहट का माहौल बन जाता है। हाँ, वो तो है। इसी घबराहट को रोकने के लिए बाजार में सुरक्षा तंत्र लगाए गए हैं, जिन्हें हम सर्किट ब्रेकर्स कहते हैं। सर्किट ब्रेकर्स। हाँ, अगर कोई शेयर एक दिन में एक तय सीमा, मान लीजिए 10% से ज्यादा गिरता या बढ़ता है, तो उसमें ट्रेडिंग कुछ समय के लिए रोक दी जाती है। एक कूलिंग ब्रेक की तरह। बिल्कुल, ताकि लोग शांति से सोच समझकर फैसला लें। लेकिन क्या ये सर्किट ब्रेकर्स कभी-कभी फायदे से ज्यादा नुकसान नहीं करते? हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक कृत्रिम तंत्र है। ये एक बड़ी बहस का मुद्दा है। मान लीजिए किसी कंपनी के बारे में कोई वाकई बहुत बुरी खबर है। सर्किट लगने से उन लोगों को निकलने का मौका ही नहीं मिलता जो बेचना चाहते हैं। हाँ, और फिर अगले दिन गैप डाउन ओपनिंग में उन्हें और भी बड़ा नुकसान होता है। तो फायदा क्या हुआ? देखिए, एक तरफ ये बाजार को एक कूलिंग ऑफ पीरियड देते हैं ताकि निवेशक भावनाओं में बहकर फैसले ना लें। ये अचानक हुए वाली भारी गिरावट को रोकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसा आपने कहा, ये कीमत की जो स्वाभाविक खोज होती है, जिसे प्राइस डिस्कवरी कहते हैं, उसमें बाधा डालते हैं। ये तरलता को सोख लेते हैं और फंसे हुए निवेशकों की बेचैनी को और बढ़ा सकते हैं। मतलब इसका कोई सीधा जवाब नहीं है? नहीं, ये सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। हमने अब तक मांग, वॉल्यूम और बाजार के सुरक्षा तंत्रों की बात की, लेकिन जब इन्हीं तंत्रों का गलत इस्तेमाल किया जाता है, तो बाजार का एक स्याह पक्ष भी सामने आता है। बिल्कुल। जैसे वो कहानी में एक धोखेबाज विक्रेता था जो जादुई बीज बेच रहा था। स्टॉक मार्केट में इस तरह की धोखेबाजी को पंप एंड डंप कहा जाता है। और ये आज के डिजिटल युग में पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया है। वो कैसे? वॉल्यूम बहुत कम होता है, मतलब पेनी स्टॉक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी कीमत को कम पैसों से भी आसानी से ऊपर नीचे किया जा सकता है। फिर वे सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स पर उस शेयर के बारे में झूठी और आकर्षक अफवाहें फैलाना शुरू करते हैं। जैसे कंपनी को एक बड़ा विदेशी ऑर्डर मिला है, या कोई बड़ी कंपनी इसका अधिग्रहण करने वाली है। ऐसी बातें जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। और इन अफवाहों के जाल में नए और अनुभवी निवेशक आसानी से फंस जाते हैं। हाँ, वो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के चलते उस शेयर को खरीदना शुरू कर देते हैं। मौका हाथ से न निकल जाए वाला डर। बिल्कुल। इससे मांग कृत्रिम रूप से बढ़ती है और शेयर की कीमत पंप होने लगती है, मतलब ऊपर जाने लगती है। और जब कीमत बहुत ऊपर चली जाती है, तो ये धोखेबाज, जिन्होंने पहले ही बहुत सस्ते में शेयर खरीद रखे थे, अपने सारे शेयर ऊंची कीमत पर बेच देते हैं। इसी को डंप करना कहते हैं। और फिर अचानक बाजार में सिर्फ बेचने वाले रह जाते हैं, खरीदार कोई नहीं होता, और शेयर की कीमत धड़ाम से गिर जाती है और आम निवेशक अपने पैसों के साथ फंसा रह जाता है। तो एक जानकार निवेशक भी इन अफवाहों के जाल से कैसे बचे? मतलब किन खतरे के संकेतों पर ध्यान देना चाहिए? सबसे बड़ा रेड फ्लैग है अगर किसी अनजान शेयर का वॉल्यूम और कीमत बिना किसी आधिकारिक खबर या घोषणा के अचानक रॉकेट की तरह बढ़ने लगे, तो सावधान हो जाना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी बात है। दूसरा संकेत है अनाम स्रोतों से मिलने वाली हॉट टिप्स। अगर कोई आपको रातों रात अमीर बनाने का वादा कर रहा है,
तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है। मतलब अपनी रिसर्च पर भरोसा करना सबसे जरूरी है। हमेशा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, एक्सचेंज फाइलिंग्स और भरोसेमंद वित्तीय मीडिया पर ही विश्वास करना चाहिए। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है, स्टॉक मार्केट भले ही जटिल लगे, पर इसके दिल में वही मंडी वाले बुनियादी सिद्धांत काम कर रहे हैं। बिल्कुल। खरीदार और विक्रेता का मनोविज्ञान, सूचना का प्रवाह और लालच और डर की भावनाएं। इन बुनियादी तंत्रों को समझना सिर्फ ग्राफ देखने से कहीं ज्यादा जरूरी है ना। सही कहा। जब आप बिड आस्क स्प्रेड, वॉल्यूम और लिक्विडिटी के पीछे की कहानी को समझ जाते हैं तो आप सिर्फ एक निवेशक नहीं बल्कि बाजार के एक बेहतर पाठक बन जाते हैं। आप कीमत के शोर के पीछे के संकेत को पहचानने लगते हैं। हाँ, मंडी की समझ आपको बताती है कि हर सौदे के पीछे एक इंसान है, उसकी अपनी उम्मीदें और डर है। अब जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर बाजार सच में एक मंडी है जहां इंसानी भावनाएं कीमतें तय करती हैं, तो आज के इस डिजिटल युग में जहां एल्गोरिदम और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का बोलबाला है, उस मंडी का मानवीय चरित्र कितना बचा है और ये कितना मशीनी हो गया है, इस पर सोचिएगा। इस तरह की और गहरी जानकारी के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।